नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, प्री रीट 2.0 जो हुआ था कलाम एकेडमी का, उसका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आ गया हूं। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर गणित का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन अपन करेंगे। आंसर कीज तो आपको मिल जाएंगी, बट डिटेल सॉल्यूशन अपन यहाँ पे इस वीडियो में साथियों करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं। और साइंस का आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, साइकोलॉजी का देख लिया होगा, बाकी हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह इनका आप जो साइट पे अवेलेबल करवाएंगे तब आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में आपका जो मैटर है उसको मैं फोकस करते हुए दोबारा से साइंस का अपना मैटर स्टार्ट करेंगे। जो अपने चल रहे थे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्न, उनको अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। देखिए साथियों, 91 नंबर का प्रश्न था कि ये इस प्रकार से आपका प्रश्न था और x का मान आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। सबसे सिंपल सा तरीका है, 9/4 जो था इसको भी देखिए यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 8/27 है, 9/4 है। तो इनको सबको अपने को 2/3 के फॉर्म में कर लेना है। ठीक है, तो अपन 9/4 को 3/2 लिख दें और इसकी पावर 2 करें तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2x बनेगी। और इनटू में आपका 8, यानी कि 8 को 2 में लिखूंगा और 27 को 3 लिखूंगा। कब? जब इनकी पावर 3 हो जाएगी, यानी कि x-1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ पे 3/2 तो इसको 2/3 करेंगे तो घात के आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। इंटू में 2/3, 3x-3 बराबर 2/3 की पावर कितनी है यहाँ पे? 1 है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, आधार बराबर है, गुणा में तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो 2x + 3x-3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका x बचा केवल, इधर आपका ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका उत्तर साथियों रहेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। दो क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसको आप छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दो क्रमागत सम संख्या, एक तो मैंने 2 ले लिया और एक मैंने 4 ले ली, तो 4 दूनी कितने होते हैं? 8। 8 में मैंने कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। ठीक है, कितना बना? 9। तो 9 जाहिर सी बात है पूर्ण वर्ग संख्या ही है। 3 का वर्ग करने पर 9 आता है। ठीक है, अंडर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये सही बात है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी क्या है? दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो। जैसे आपका 1, ठीक है, और आपका 3। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 3 बनेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 4 बनेगा। यानी कि 4 का अगर अपन रूट निकालेंगे तो 2 आपका आएगा। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी भी ठीक है। सी है, कोई भी दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्यों? देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 और 4 को मैंने लिया। 2 का वर्ग 4 है और 4 का वर्ग 16, अंतर कितना आ गया? 12। 12 को मैं क्या 4 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर 3 बार कर सकता हूँ। और लेके देख सकते हो, 4 और 6 ले लिया, यानी कि 16 और 36 हो गए। कितना अंतर आया? 20 आया। 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 5 बार होगा। तो ये बात भी सही है। अगला है, कोई भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव एक विषम संख्या होती है। कोई भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव एक विषम संख्या होती है। तो ये साथियों बिल्कुल भी सही कथन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे एक कोई दो विषम संख्या ली गई, तो एक तो मैंने 1 ले लिया और एक मैंने ले लिया 3। इनका वर्ग किया 1 आया, और यहाँ पे कितना आया? 9 आ गया। इनका अंतर क्या है? 8 है, जो कि एक क्या है? सम संख्या है। और यहाँ पे बोला है सदैव विषम संख्या होती है। तो ये वाला कथन जो वो बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन ये प्रश्न में करेक्शन होगा साथियों। जाहिर सी बात है यहाँ पे असत्य कथन, ठीक है, निम्न में से असत्य कथन है, ये आपका होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का फिर उत्तर हो जाता। बाकी सत्य कथन तीनों के तीनों आपके सही कथन हैं। गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न अच्छा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, परिमेय व्यंजक x² - 9/x+3 और x-5/x-3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। देखिए x² - 9 को अब मैं लिख सकता हूँ x² - 3 का स्क्वायर, यानी कि x+3 और x-3 में इसको लिख सकता हूँ। बटा में आपका x+3 है और मल्टीप्लाई इसको करना है x-5 और x बटा
सॉरी x-5/x-3 से, तो इधर x-3 से ये कट जाएगा, प्लस से ये कट जाएगा, आपका x-5 बचा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सीधा सा आपका आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हाँ जी, प्रश्न नंबर 94 है, a+1 की होल की पावर 4 माइनस a की पावर 4 का एक गुणनखंड है। यहाँ पे एक गुणनखंड कौन सा इनमें वो बताना है आपको। गुणनखंड तो इसके 2-3 होंगे, लेकिन 2 या 3 होंगे, लेकिन अपने को एक ही गुणनखंड बताना है। तो बहुत आसान हो जाता है ऐसे प्रश्नों में जहाँ पे एक ही गुणनखंड बताना हो। देखिए करते हैं इन प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे a+1 की पावर 4 है, इसको अपन 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और माइनस का a⁻2 और 2 यहाँ पे लिखा जा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, अब a² - b² फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपका a+1 का होल स्क्वायर माइनस का a², ठीक है, ये लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मल्टीप्लाई में अपन क्या लिख सकते हैं आगे, मल्टीप्लाई में अपन आगे लिख सकते हैं आपका a+1 का होल स्क्वायर और प्लस का a² अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है साथियों, अब देखिएगा, अब अपन यहाँ पे अगर देखें तो a+1 का होल स्क्वायर माइनस a², ये भी बन रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी हो सकता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको ओपन करके भी कर सकते हैं अपन। ओपन करके ही कर लें सीधा, तो ये बनेगा a² + 1 + 2a और माइनस का a², ये यहाँ पे आपका है ही, इसको ओपन कर लिया। और इधर आपका क्या बचेगा गुणा में, इसको भी ओपन कर लेंगे, a² + 1 + 2a + a², यह भी बना आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a² से a² कटेगा, तो ये क्या बना, 2a + 1 बचा इधर तो, और इधर आपका क्या बना, a² ये मिलकर के 2a² बनेगा, प्लस का 2a बना और प्लस का 1 बना। यानी कि यहाँ पे दो गुणनखंड अपने को मिल गए, एक तो 2a + 1 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, दूसरा 2a² + 2a + 1 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यही इस प्रश्न का जो है वो उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, यदि 5x + 9y - 116 = 0 तथा 7x - 6y + 5 = 0 हो तो x + y का मान फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली आप y को बराबर कर लीजिए, यहाँ पे 9y है, यहाँ पे 6y है, तो 9 और 6 18 अपन बना सकते हैं एलसीएम लेकर के। तो इसको तो पहले वाले को तो मैं 2 से गुणा कर दूं, इसको पूरे इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं, तो मेरा क्या बनेगा इक्वेशन। और इस 16 को 116 को माइनस 116 को इधर ले आऊँगा और प्लस के 5 को इधर ले आऊँगा, तो इक्वेशन बनेगा 5 दूनी 10x + 9 दूनी 18y = 116 दूनी 232। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे भाई, इस साइड में आएगा तो प्लस का होगा, और इधर इस क्या बनेगा आपका 3 से मल्टीप्लाई किया 7 या 21 हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस का y है ना, तो माइनस का 6 × 18y माइनस का 18y = आ जाएगा आपका 5 × 15, इधर माइनस का ये 15 बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपका 31x बनाए, ये कट गया आपका। ठीक है, और इधर आपका देखिए 232 में से 15 घटाएंगे तो 217 आएंगे सिंपली, और x = आ जाएगा 217 में अपन भाग लगाएंगे 31 का, तो वो 7 बार जाएगा, तो x का मान तो आपका आ जाएगा 7। जब x का मान 7 आएगा साथियों, तो अपने पास इक्वेशन है 7x - 6y + 5 = 0। यानी कि इसमें अपन x का मान रखेंगे तो 49 माइनस का 6y और प्लस का 5 = 0, तो 6y माइनस का 6y बराबर आपका बनेगा माइनस का आपका 54। ठीक है, और y = आपका आ जाएगा 6×9 = 54, तो y = आ जाएगा 9। x + y आपको पूछा है, तो 7 + 9 आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न देखिए, निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए। a/b का विलोमानुपात b/a, बिल्कुल सही बात है, उल्टा करके लिख दो। 729 अनुपात 512 का घनमूलानुपात 8:9 है, ये बिल्कुल गलत कथन है साथियों, क्योंकि देखिए 729 का तो 9 होगा और 512 का 8 होगा, तो यहाँ पे 9:8 लिखा होता तब तो सही था, लेकिन ये 8:9 लिखा, तो यही आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ठीक है। अगला प्रश्न, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,850 रुपये और 3 वर्षों में 5,335 रुपये होता है। यानी कि बात यही है, एक राशि अपने पास x है, वो आपके 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में
4,850 रुपये हो रही है, और 3 वर्षों में वो राशि आपकी कितनी हो रही है। ठीक है, ये तो 2 वर्ष बाद हुआ, ये 3 वर्ष बाद हुई, यानी कि यहाँ से देखिए, यानी 4,880 रुपये बनने के 1 वर्ष बाद, ठीक है, कि 1 वर्ष बाद जो है वो राशि, 1 वर्ष बाद वो राशि कितनी बन गई आपकी, 5,335 रुपये आपकी बन गई। यानी कि ब्याज यहाँ पे निकालें, ब्याज कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनका जो ब्याज आ जाएगा वो आप माइनस अपन कर सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, आपका आएगा 5 में से ये 5 हो जाएगा पहले तो, ठीक है, इसके बाद में 8 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 485 आ जाएगा। ठीक है, ब्याज 485 आ जाएगा, 485 रुपये ब्याज लगा, 4,850 रुपये के ऊपर लगा और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ठीक है, तो ये आपका कटेगा 10 बार और ये 10% आ जाएगा आपका, सीधा सा 10% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। देखिए साथियों, अगर आपके जो हर हैं वो अलग अलग संख्याएं हैं, बड़ी संख्याएं हैं, तब एक चीज़ देखा कीजिए आप कि या तो अपन हर को बराबर करें तब अपन बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा कार्य अपन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा। तो इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। तो जहाँ 1 का डिफरेंस है, जितने का भी डिफरेंस हो उसी का हर में भाग, अंश में भाग लगा दो। यानी कि -23/24 में 1 का डिफरेंस है, 23 और 24 में, -23 और 24 में डिफरेंस नहीं निकालना, 23/24 यानी संख्याओं में डिफरेंस निकालना है। चिन्ह को आप हटा दीजिए एक बार, तो 23/24, 23 और 24 में 1 का डिफरेंस है, तो माइनस के 23 में अपन भाग लगाएंगे 1 का, तो आपका क्या बना, -23 बना। ठीक है, तो इससे तो ये बनेगी संख्या। उसके बाद में इससे क्या बनेगी, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, तो ये संख्या बनेगी आपकी -31, क्योंकि -31 में अपन 1 का भाग लगाएंगे। उसके बाद में -29 में अपन 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंस कितने का यहाँ पे, माइनस आपके 29 और 31 में 2 का डिफरेंस है, तो 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका -41/43, तो 41 और 43 में 2 का डिफरेंस, तो -41 में अपन 2 का भाग लगाएंगे। अब देखिए, -23 बना, इधर -31 बनाए। ठीक है, इसके अलावा ये आपका -14.5 बना, और यहाँ पे आपका 41 है, तो आपका 20.5 ये बन जाएगा माइनस का। अब देखिए साथियों, जो संख्या माइनस की सब अपने को सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो निश्चित यहाँ पे माइनस का 14.5 सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद 20.5 है माइनस वाला, माइनस का 23 है, फिर माइनस का 31 है। सबसे छोटी संख्या माइनस का 31 है, अपने को सबसे बड़ी पूछी है, तो माइनस का 14.5 आएगा, जो कि किसका मान है, -29/2, यानी -29/31, यही आपका -29/31, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे साथियों हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आसान सा प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न, सुनील को विषय ए में 73 अंक मिले, उसने विषय बी में 56% और सी में x अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक थे, तीनों विषयों में कुल मिलाकर के 54% अंक उसको मिले, तो उसे कितने अंक मिले। अब देखिए, 3 अंकों की परीक्षा थी, तो कुल अंक तो अपना जो कुल प्राप्तांक हो गया वो तो हो गया 350। ठीक है, सीधी सी बात है, 350 हो गया कुल प्राप्तांक, इसमें कोई दो राय नहीं है, 350 ये कुल प्राप्तांक आपका होगा। इसके बाद बोला है विषय ए में उसको 73 अंक मिले। ठीक है, और बी में 56% मिले। 56% किसके भाई, बी विषय है वो अधिकतम 150 का है, तो बी में उसको कितने अंक मिले, अंकों में बदल लेंगे अपन, 150 का 56%, और वो कैसे निकलेगा, इस प्रकार से। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 28 दूनी 56 और 28 दिए कितना होता है साथियों, 84। ठीक है, तो बी में, ए में तो 73 अंक हैं, बी में उसके 84 अंक हैं, और सी में उसके अक्स अंक हैं। अब 73, 84 और अक्स, इनको मिलाएंगे अपन तीनों को जोड़ेंगे, तो आपका बनेगा 157 प्लस अक्स अंक, उसके कुल अंक आए, जो कि एक प्रकार से ये किसके बराबर हैं, जो 350 नहीं होगा, 450 होगा, 15×3 = 45 है ना, 450 होगा, 450 के 54%, 450 का 54% है, क्योंकि साफ बोल रखा है उनके कुल मिलाकर के 54% अंक आए, और कुल अंक आए कितने, 157 प्लस एक्स, तो 157 प्लस एक्स बराबर 450 का 54% है, यानी 157 प्लस में एक्स बराबर आपका जाएगा 450 और गुणा में 54 और बटा में 100।
एक बार फिर से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 27 दूनी 54, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए 27 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 243 आएगा, और यहाँ पे अक्स 243 में से अपन घटा देंगे 157, तो अक्स का मान आ जाएगा आपका 86, यानी कि उसके जो अंक आए हैं सी विषय में वो 86 अंक आए हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। ठीक है, एक आसान सा प्रश्न था, थोड़ी कैलकुलेशंस थी, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका प्रश्न बहुत ही आसान है। 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर दिया हुआ है। तो सीपी बटा एसपी बहुत बार करवाया ये प्रश्न आपको। 9/12 आपका यहाँ पे बनेगा, यानी कि एस सी पी यहाँ पे 9 है, एस पी यहाँ पे 12, यानी क्रय मूल्य 9, विक्रय मूल्य 12, तो लाभ हुआ 3 का। लाभ हमेशा आपका जब वो विक्रय मूल्य पे होता है तो विक्रय मूल्य नीचे लगा देंगे। 3 3 9, 33 सही, 1/3% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला आप प्रश्न देखिए, यदि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी ई एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपको ए एफ बी का मान फाइंड आउट करना है, इसका मान आपको निकाल के बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। वर्ग का प्रत्येक एंगल शीर्ष जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। और ये अंदर वाला अगर अपन देखना चाहिए अंदर वाला कोण, तो ये 45 डिग्री का होगा या नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से देखिए ये विकर्ण जा रहा है और ये विकर्ण इनको इस 90 डिग्री कोण को बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो एंगल हो जाएगा आपका, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ठीक है, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल आपका जो है, माफ़ी चाहूँगा, हाँ जी, ये वाला आपका एंगल जो है वो 45 डिग्री का रहेगा। अब देखिए अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 का। ठीक है, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होता है समबाहु त्रिभुज का। तो ये 60 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, तो ये आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है इस प्रकार से, ए एफ और बी, जिसमें बी 45 है, ए 60 है। तो जाहिर सी बात है ये कितना, 60 और 45 105, तो ये हो गए। तो 180 में से 105 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75 डिग्री। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में ओ वर्त का केंद्र है, ए सी और बी डी जीवाएं हैं, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, यदि ए ओ बी 120 डिग्री है तथा डी ए पी 40 डिग्री है, तो कोण ए पी बी का मान फाइंड आउट करो। तो देखिए बहुत आसानी से इसको भी किया जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा बड़ा चित्र करके पहले अपन मान फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपको ये जो एंगल दे रखा है, शायद इससे बड़ा नहीं होगा, हाँ जी, ये जो एंगल दे रखा है आपको, ये एंगल कितना दे रखा है? ये एंगल आपको पहले से 40 डिग्री दिया हुआ है साथियों। ठीक है, अब देखिए अपन अगर इसको एक जीवा माने, ए बी को एक जीवा अपन इस प्रकार मिला करके बना सकते हैं। ठीक है, तो जीवा द्वारा जो केंद्र पर जो बना कोण होगा उसका आधा बनेगा कहाँ पे? आपकी परिधि पर। तो ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। जब ये 40 डिग्री, अब एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तो ट्रायंगल ये बन रहा है आपका। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, यानी कुल मिला के 100 डिग्री हो गया। तो ये कितने का बचा? ये 80 डिग्री का बचा। और जब ये 80 डिग्री का होगा तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 80 डिग्री का होगा। और 80 80 160 हो गए। ठीक है, और ये एक बिंदु ओ है, इसके चारों तरफ एक बिंदु के चारों तरफ जो एंगल बनेगा, ये 80 का, ये 80 का बन चुका है। ठीक है, तो 160 तो बन चुके हैं, पूरा एक एंगल, एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसमें 160 तो हो चुका। तो बचा कितना? 200 डिग्री बचा कि नहीं बचा? 200 डिग्री बचा, जो कि 100 ऊपर की तरफ बनेगा, 100 ऊपर की तरफ, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण इसलिए बराबर बराबर होंगे। तो ये जो कोण है आपका जो पूछा है वो 100 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा इस बात को भी आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो उस कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक और बहुत आसान सा प्रश्न, बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए साथियों, इन प्रश्नों के मैं आपको वो बता देता हूँ एक प्रकार से कि इक्वेशंस बना के बता देता हूँ, बाकी आप खुद इस प्रश्न को करिएगा, क्योंकि समय अदरवाइज बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे आपको साफ साफ शब्दों में दिया गया है, अपन मान लेंगे वो कोण कितना, माना कोण अक्स है, माना कोण बराबर अक्स है। ठीक है, तो अक्स का संपूरक आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 180 माइनस अक्स, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
और अक्ष का पूरक कोण कितना हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, 180 माइनस एक्स बराबर किसके, 4 गुणा बता रखा ना, 4 गुणा 90 माइनस एक्स के। अब इसको यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा, ये आपको खुद को सोल्व करना है। एक्स इक्वल्स टू आपका 60 डिग्री यहाँ पे आएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, 104 का प्रश्न देखिए, पी क्यू और टी आर ये इक्वल्स बराबर दे रखे हैं दो त्रिभुजों में। ठीक है, और पी आर टी क्यू के बराबर दे रखा है। तो देखिए पी क्यू है यहाँ पे और यहाँ पे टी क्यू है, पी क्यू टी आर होना चाहिए, ये नहीं होगा। पी क्यू किसके बराबर है, टी आर के। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्यू है, ये भी नहीं होगा। फिर है पी क्यू क्यू टी के बराबर है, जो कि नहीं है। ठीक है, पी क्यू जो वो टी आर के बराबर है या आर टी के बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है पी क्यू ये रहा और उसके बाद में टी आर के बराबर दे रखा, ये टी आर रहा। उसके बाद में पी आर दे रखा तो ये पी आर रहा, और ये टी क्यू दे रखा तो ये टी क्यू रहा। बिल्कुल सही फॉर्मेशन में है। ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न देखिए, घनाभ की लंबाई, ये घनाभ था, धनाभ लिखा गया होगा। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग आपका दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर अपन इनको, या फिर अपन लंबाई और चौड़ाई को इस प्रकार से लिखें, एल बी एच, एल प्लस बी प्लस एच बराबर आपका दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और विकर्ण का मान इसका जो है वो किसका, विकर्ण जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, विकर्ण बराबर 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। विकर्ण का मान क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 15 आपको दे रखा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान सा तरीका, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी हुआ इस प्रकार का। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू आपका 24 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 576, ये आ जाएगा। अब ये क्या होता है, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वर्ग से ये कट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान आपका 15 का स्क्वायर, यानी कि आपका 225 आ जाएगा। और ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम लिख दूं, इक्वल्स टू 576 आ जाएगा। अब 576 में से आप 225 घटा दीजिए, 331 आ जाएगा आपका आंसर, 331 आएगा। ठीक है, 351 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, 351 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला आपका प्रश्न है कि नीचे दी गई तालिका में 6 शहरों में शिक्षित लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यह तालिका शिक्षित लोगों में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को भी दर्शाती है। शिक्षित लोगों का परसेंट है, शहर है, और इधर शिक्षित पुरुष और महिलाओं का अनुपात है। और ये अपने को एक फॉर्मूला दे रखा है, अपने को पूछा यदि शहर बी में 1,37,460 शिक्षित महिलाएं हैं, तो बी जो शहर है उसकी पूरी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, करेंगे देखिए कैसे। बी में शिक्षित और अशिक्षित, ठीक है, शिक्षित पुरुष और शिक्षित महिला, ठीक है, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5:3। ये आपको 5:3 आपको रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 5:3 दे रखा है, और टोटल कितने हो गए आपके, 8। टोटल कितने हो गए साथियों, 8 हो गए। शिक्षित पुरुष और महिलाएं, उनका अनुपात आपको 5:3 दे रखा है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 8 हो गए, 5 और 3 8, 5 पुरुष और 3 महिलाएं। अब ये 3 जो वो प्रश्न में किसके बराबर दे रखा है, प्रश्न में इस 3 को आपके दे रखा है साथियों, आपके ये रहा देखिए 1,37,460 के बराबर दे रखा है। जाहिर सी बात है, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 3 बराबर इतना है तो पूरी जनसंख्या शहर की कितनी, 8 बराबर कितना आएगा, यानी कि 3 बराबर आपका 1,37,460 है, तो 8 बराबर आपका हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 1,37,460, और बटा में कितना आपका 3, और गुणा में आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 से यहाँ से भाग जा सकता है आराम से, आप 3 का भाग इसमें दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
और भाग लगाने पर मान कितना आ जाएगा साथियों, भाग लगाने पर आपका मान आ जाएगा 45,820 और गुणा में आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए ये आपका आएगा मान, ये किसके बराबर, ये पूरी जनसंख्या नहीं है साथियों, ये पूरी जनसंख्या नहीं है, ये केवल कितना है 80%, क्योंकि शिक्षित लोगों का परसेंट ही 80% है और उसी में से आपका ये अनुपात दिया गया है, तो ये 80% के बराबर है। 80% बराबर कितना है, 45,820 गुणा 8 है। तो किसी भी शहर की जनसंख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो 100% बराबर आ जाएगा 45,820 गुणा में 80, गुणा में 8 और बटा में 80 और गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कटा, 8 से 8 कट जाएगा, तो 4 5 8 2 और आगे 2 जीरो और लग जाएंगे आपकी, यानी 4,58,200 ये आपका उत्तर हो जाएगा। 4,58,200 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न आपका, एक बॉक्स में 1 से 15 तक अंक लिखे हुए 15 कार्ड हैं, उनमें से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो उसके 2 के गुणज या 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 या 3 का गुणज होना चाहिए वो, ठीक है, या तो 2 का या 3 का गुणज हो, 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता, तो जाहिर सी बात है 2 और 3 का जो एलसीएम है, 2 व 3 का एलसीएम, ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम जो होगा, उस एलसीएम की गुणज वो संख्या होनी चाहिए, तभी अपना परिणाम आएगा। तो संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम अगर देखें तो 15 कार्ड हैं, तो कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम ये तो आपके कितने आ जाएंगे, 15। ठीक है, और इच्छित परिणाम यानी कि या फिर अनुकूलित परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है इसमें, या तो 6 आए या फिर 12 आए, यानी टोटल 2 है, क्योंकि 6 और 12 ये 2 ऐसी संख्या 1 से लेकर 15 तक जहाँ पे 6 का भाग जाएगा, तो 2 ही परिणाम हुए टोटल मिलाकर के, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2 आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 2/15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रश्न था। अब देखिए, मिस्टर शर्मा की बचत उसकी आय का कुल कितना प्रतिशत है। यहाँ मिस्टर शर्मा के विभिन्न मदों पर बचत और खर्च दिखाया गया आपको, और पूछा है कि मिस्टर शर्मा की बचत उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, कुल आय यहाँ पे डिग्रीज जो दे रखी हैं उसको अपन देखें तो 360 डिग्री का ये बना हुआ है पूरा पाई चार्ट। ठीक है, अब इसमें से कितने डिग्री आपकी बचत है, 108 डिग्री बचत है, 108 डिग्री बचत है, 108 डिग्री बचत है 360 डिग्री में से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। अब ये 3 बार कटेगा। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 3 बार ये कैसे कटेगा, 1 जीरो से आपका, माफ़ी चाहूँगा, हाँ जी, 108 बटा 360 और गुणा में आपका 100 है, 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 36 3 108 होता है, तो 10 गुणा 3 आपका 30%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30%। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला आपका प्रश्न है कि यदि वर्तमान में किसी सर्वे में भारतीय जनगणना 2011 में प्रयुक्त आंकड़ों का पुनः उपयोग किया जाएगा तो उन आंकड़ों को क्या कहेंगे, तो द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। साथियों, प्राथमिक आंकड़े यानी कि जो नए सिरे से एकत्रित किए गए वो तो आपके प्राथमिक आंकड़े, यानी कि अब 2021 की जैसे जनगणना होगी तो नए आंकड़े आएंगे, उसमें बिल्कुल टीचर्स घर घर जाकर के आंकड़े एकत्रित करेंगे, तो बिल्कुल मौलिक आंकड़े हैं, बिल्कुल नवीन आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। और द्वितीयक आंकड़े जो है वो साथियों, अगर अपन 2011 की जनगणना के परिणाम को ही उठा रहे हैं, आंकड़ों को उठा रहे हैं, तो अपन ने एक प्रकार से वो द्वितीयक आंकड़े नहीं रहे, सॉरी प्राथमिक आंकड़े नहीं रहे, वो द्वितीयक आंकड़े अपने हो गए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, वर्ग निर्धारण की वह विधि जिसमें प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा व उच्च सीमा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न हो कहलाती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, अपवर्जी श्रेणी कौन सी होती है। अपवर्जी श्रेणी में लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से 105 मान लो, अगर अपवर्जी श्रेणी को अपन बताना चाहें तो जैसे वर्ग अंतराल आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से जो चलता है वो अपवर्जी, ठीक है, वो अपवर्जी जो वो विधि कहलाएगी। ठीक है, ये अपवर्जी विधि कहलाती है, जिसमें जो आपका जो पहला वर्ग है इसकी जो ऊपरी सीमा है यानी कि 20, वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न क्या, वर्ग निर्धारण की वह विधि जिसमें प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा वो सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा और उस निम्न सीमा से भिन्न हो। तो समावेशी विधि में क्या होता है, जैसे 21 30 है ना, 31 40,
41, 50 इस प्रकार से इसमें चलता है। तो इसमें बिल्कुल भिन्न होंगी, तो समावेशी विधि यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो साथियों रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है प्रोफेसर शुल्टजे के द्वारा दी गई है। बहुत आपको याद भी करवाई गई है डेफिनेशन साथियों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका यही आपका आंसर जो वो रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणित की प्रकृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करें। एक, गणित का नवीन क्षेत्र बीज गणित पूर्णतः अमूर्त है। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी जो बीज गणित है बिल्कुल अमूर्त ही है। सब कुछ सोच करके अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से थोड़ी आता है, कुछ ABCD सब कुछ मान के चलना पड़ता है अपने को। अगला, गणित में अमूर्त प्रतियों की मूर्त रूप से व्याख्या की जाती है। बिल्कुल सही बात है। दो, जैसे अपन ने बोला 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, 2 + 2 = 4, तो अपने को दिखाई थोड़ी दे रहा है 4 कहाँ पे बन गए 4। लेकिन अपन 2 केले रखें एक साथ प्लस 2 केले और रख दें एक साथ, तो इस प्रकार से अपने को साफ दिखाई देगा 4 केले बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये मूर्त रूप अपन प्रदान कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर गणित की प्रकृति सामान्य या व्यापक से विशिष्ट होती है, ये बिल्कुल गलत। देखिए, गणित की जो प्रकृति है वो विशिष्ट से व्यापक होती है, सामान्य होती है। विशिष्ट से सामान्य होती है। सामान्य यानी कि नियम से, सॉरी, उदाहरण से नियम की ओर चलती है गणित। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल असत्य कथन है, तो ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी डी भी आपका सही कथन है। अगला आपका प्रश्न है, गणित में ऐसा प्रमाण जिसके द्वारा किसी कथन को असत्य सिद्ध किया जाता है कहलाता है। इसको साथियों प्रत्युदाहरण कहते हैं। प्रत्युदाहरण यानी कि गणित में ऐसा प्रमाण जिसके द्वारा किसी कथन को गलत साबित किया जाता है। यानी कि अगर कोई कथन है अपने सामने, जैसे कोई कथन लिखा है कि एक परिमेय संख्या, सॉरी, सभी विषम संख्याएं परिमेय संख्याएं, सॉरी, सभी विषम संख्याएं, इस प्रकार से लिखा हो, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल दे देंगे इसके विपरीत में, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2 का। 2 सम संख्या लेकिन फिर भी अभाज्य है। तो ये प्रत्युदाहरण होकर के इस कथन को अपने गलत साबित कर दिया। ये प्रत्युदाहरण, उदाहरण यानी कि एक प्रति यानी कि विपक्ष में उदाहरण दे देना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गणित की भाषा अभिग्रहित जो होते हैं, अभिग्रहित क्या होता है? यानी कि जो स्वयं सिद्ध हो। मैंने बताया भी पहले, अभिग्रहित यानी जो स्वयं सिद्ध हो, पहले से सिद्ध हो जो चीज़। ऑप्शन ए आपका जो अभिग्रहित होगा। उसके बाद बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गणित की भाषा के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। सामान्य भाषा से भिन्न गणित की भाषा समयबद्ध नहीं है। बिल्कुल भी समयबद्ध नहीं, इसमें कोई प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। बी है, गणित भाषा भावुकता के परिसर से बाहर है। भावुक यहाँ पे कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती गणित में, तो है ना, भावुकता से बिल्कुल बाहर है। अगला, गणितीय भाषा स्थिर है। गणितीय भाषा स्थिर नहीं बल्कि प्रगतिशील है साथियों, प्रगतिशील होती है। गणित की भाषा स्थिर नहीं होती, गतिशील होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आपने को असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है, गणित कथन असंदिग्ध होते हैं। गणितीय कथन असंदिग्ध, संदिग्ध होना मतलब संशय होना, असंदिग्ध होना यानी कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर, डी भी सही कथन है, ए और बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डटन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? ये नैतिक मूल्य को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि देखिए गणित में तर्क सम्मत विचार यथार्थ और सत्य बोलने की शक्ति, है ना, ये सत्य बोलने की शक्ति से आप रेट कर सकते हैं नैतिक मूल्य को। तो नैतिक मूल्य हो गए निश्चित ही, ऑप्शन डी इसका उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न, किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई है तो उसे प्रतिशत भी कठिन लगेंगे। प्रतिशत कठिन लगने पर बीजगणित भी कठिन लगेगी। यह क्रम आगे बना रहता है। गणित में यह समस्या किस नाम से जानी जाती है? गणित की संक्षेप प्रकृति, गणित की प्रक्रियात्मकता, गणित की अवधारणात्मकता, या गणित में कोष्ठीकरण प्रकृति। अब देखिए, ये गणित की संचयी प्रकृति। संचय यानी एक प्रकार से अगर गणित में दशमलव में कठिनाई, फिर आपकी संचयी प्रकृति का मतलब गणित में एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर एक में अपने को प्रॉब्लम है दूसरे में भी आएगी, तो ये संचयी प्रकृति है गणित की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य कथन, पाठ्य पुस्तकों में संश्लेषण की बजाय विश्लेषण विधि मुख्यतः प्रयुक्त की जाती है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की पूरक है। बीज गणित में
समीकरण हल करने में विश्लेषण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। डी है विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। तो देखिए 117 नंबर प्रश्न में विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात चलते हैं, सही बात है। बीजगणित में समीकरण हल करने के लिए विश्लेषण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, ये भी सही है, क्योंकि विश्लेषण ही करते हैं अपन समीकरण में, तभी तो मान निकलता है अपना x और y का। फिर संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की पूरक है, ये भी सही बात है। संश्लेषण पहले विश्लेषण उसके बाद संश्लेषण होगा, तो संश्लेषण विधि विश्लेषण की पूरक है। लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है, असत्य कथन है, इसलिए ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। पाठ्य पुस्तकों में संश्लेषण की बजाय विश्लेषण विधि का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, गलत कथन है। पाठ्य पुस्तकों में संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, विश्लेषण का नहीं किया जाएगा, अदरवाइज बहुत मोटी मोटी पुस्तकें बन जाएंगी विश्लेषण के साथ अगर आएंगी तो वहाँ पे संश्लेषित रूप में वो होंगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न मूल्यांकन की विशेषता के संबंध में असत्य कथन है। ये एक सतत प्रक्रिया है, तो ये तो सही बात है, यह शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, शिक्षण प्रक्रिया का, ये भी सही कथन है आपका। ए भी सही कथन है, बी भी सही कथन है। सी मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। देखिए मूल्यांकन का जो है वो शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, तो ये कथन गलत है और अपने को असत्य कथन ही पूछा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो साथियों हो जाएगा। और मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, कोऑपरेटिव आपकी प्रोसेस रहेगी। 119 नंबर का प्रश्न है कि छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया क्या कहलाती है? निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए त्रुटियों के निवारण के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक है प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं, सारे के सारे गुणात्मक टेक्निक ही हैं, प्रश्नावली हो, साक्षात्कार हो या रेटिंग स्केल। तो साथियों ये थे आपके गणित के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कलाम के द्वारा आयोजित प्री रीड 2.0 का सॉल्यूशंस। लगभग एक आधा प्रश्न कोई चेंज हो तो हो सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा साथियों, यही आंसर्स माने जाएंगे, तो इसको आप फाइनल आंसर की मान करके चल सकते हैं। और साथियों आप हमारे एप्लीकेशन पे जो गणित के टेस्ट चल रहे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार के टेस्ट हैं लगभग, है ना, इसी प्रकार से उनमें भी प्रश्न दिए गए, तो उनको भी आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। 30 टेस्ट हैं साथियों, ज़रूर उनको सॉल्व करें, आपकी स्पीड अच्छी बनेगी, प्रैक्टिस होगी और कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। बिल्कुल उनका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो जो सॉल्यूशन है उन प्रश्नों का टेस्ट का, तो आप जैसे ही सबमिट कर दोगे टेस्ट, उसके बाद व्यू सॉल्यूशंस करोगे तो उसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो आप उस सीरीज़ को। सब्जेक्ट वाइज अपनी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। प्री रीड सीरीज़ अपनी 4 प्री रीड के एग्ज़ाम हुए हैं, उनको भी आप दे सकते हैं, बहुत ही शानदार पेपर थे। और 5वां प्री रीड भी आपके लिए करवाएंगे और निश्चित करवाएंगे साथियों, डेट फिक्स कर लेंगे बहुत जल्द, आपको बता दिया जाएगा। और मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक, एक और नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।